जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथ के सीरीज में जो है ग्रुप डी का पीवाईक्यू देखेंगे जो 7/10/2022 का जो है ये पीवाईक्यू है, यानी कि 7/10/2022 में जो भी क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में उसी के क्वेश्चन को हम मैथमेटिक्स को यहाँ पे लाए। चूंकि है क्या, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आप लोग का एग्जाम का आ गया है जो 17 नवंबर से होना है। और अभी जो है जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको फायदा करेगा, है ना। आप जो है अभी रिवीजन और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और यही आपको जाकर के एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी कोई भी कोर्स कंप्लीट जो जिनका जितना हुआ है, बाकी कुछ बचा हुआ है उसको कीजिए, लेकिन फुल कोर्स अभी आप कुछ नहीं करें, आप जो है रिवीजन करें। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक के 10 गुने के बराबर है ना। उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समावर्तक का योग 451 है। यदि उन संख्याओं का योग 287 है तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है। आइए इस प्रश्न को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरे साथ कलम कॉपी के साथ रहिए और लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और उनके महत्तम समावर्तक के 10 गुने हैं। तो लघुत्तम को हम लोग मान लिए थोड़ी देर के लिए एल लिखते हैं, है ना। लघुत्तम को क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं। और एच सी एफ को एच लिखते हैं, यानी महत्तम को। तो क्या करता है, लघुत्तम जो है एच सी एफ का 10 गुना है, ठीक है। आइए उसके बाद कहता है कि उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग, यानी कि लौ सौ और मौ सौ का योग क्या है, 451 है, ठीक है। यदि उन संख्याओं का योग, अब क्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है, यानी उसी संख्या का लौ सौ है और लौ सौ प्लस मौ सौ का योग दिया हुआ है। तो संख्या भी मान लेते हैं, संख्या मान लिया जाए एक्स और वाई है। और इस दोनों का योग दिया हुआ है आपके पास कितना है, 287। तो पूछा जा रहा है कि अब इस दोनों संख्या में एक संख्या बता दीजिए क्या हो सकता है, यानी कि एक्स वाई में एक संख्या को आपको बताना है कि वो संख्या कौन सा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला से क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौ सौ गुने मौ सौ। यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर क्या होता है, लौ सौ गुने मौ सौ। तो अब देखेंगे तो लॉस क्या होगा। तो यहाँ जब दो रिलेशन आपके पास दिया हुआ है तो हम लोग लॉस निकाल सकते हैं आराम से। क्या है, तो एल के जगह पर यहाँ पर 10h बैठा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 11h हो जाएगा, है ना। 11h बराबर हमारे पास 451 हो जाएगा। तो एच का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 11×4 = 44 11×4 = 11 क्या 11 41 हो जाएगा। तो एच का मान हमारे पास 41 हो गया। तो एल का मान भी निकाला जा सकता है। तो एल का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 10×41 अर्थात 410, यानी कि लौ सौ हमारा 410 हुआ और मौ सौ हमारा 41 हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है एक्स वाई का मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो लौ सौ हमारा हो 410 आगुने 41, ठीक है। अब जो है संख्या को पता करना है तो x और दो इक्वेशन बन गए आपके पास, x प्लस वाई बराबर 287 और एक्स वाई बराबर 410×41। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके जो है x और y का मान पता कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, अब जो एक्स वाई आप निकालिएगा तो या तो होल स्क्वायर कीजिए या फिर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाइए। तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है प्रोसेस लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग होगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को अब जो है ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे तो क्या होगा, आइए हम लोग ऑप्शन चेकिंग करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, योग करके 287 होना चाहिए संख्या और गुना करके 410×41 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या गुना करके आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो हम जो है आसानी से यहाँ से जो है तुरंत जो है ऑप्शन जो है क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग जो है एक एक करके चेक करते हैं। तो आइए 287 में से 123, पहला ऑप्शन को हम लोग पहले चेक करते हैं। 287 में 123 घटाएंगे तो क्या हो गया, 123 तो ये रहेगा ही, है ना। अब 87 में 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी 164। अब 123 और जो 164 बराबर तो 287 हो जाएगा। लेकिन गुना करके हमको क्या होना चाहिए, गुना करने के बाद लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, यूनिट डिजिट हमको जीरो मिलना चाहिए। तो क्या जीरो मिल रहा है, 4 को 3 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, जो भी गुना करके रखेंगे ये यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा और यहाँ पे आना चाहिए जीरो। तो इसलिए ये ऑप्शन में भी मेरा नहीं होगा, है ना। अगर ये ऑप्शन कटता है तो दूसरा संख्या 164 है तो ये भी हमारा कट जाता है, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा गुना करके यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए प्रश्न से जो हमारा जो है
यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आया उसका मतलब है कि लास्ट डिजिट दोनों गुना करके 0 होना चाहिए। ये समझ गए होंगे। अब आइए 41 को देखते हैं। ये सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में 287 में 41 घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि क्या हो जाएगा 246 अगुने 41। तो ये भी दोनों गुना करेंगे तो 6 एकम 6, यानी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या मिलेगा 6 मिलना चाहिए, क्या 0, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब डी ऑप्शन निश्चित ही होगा। इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको भी अगर जांचना चाहते हैं तो देख लीजिए। आइए 287 में से 82 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 82 तो आएगा ही, अगुने 205। 287 में 82 जाएगा 205। आई दोनों का देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, कुछ भी आएगा इधर, लेकिन ये हमारा यूनिट डिजिट 0 निकल के आएगा। तो 0 निकल के आएगा जो कि हमारा गुना करके यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग जो है इसी तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, और ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। आइए तो देख लेते हैं। तो क्या कहता है इसमें, 242 को वैसी संख्या से यानी कि भाग करें जो कि हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्या भागफल। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से चेक करके। 242 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, नहीं जाएगा तो क्या होगा, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0, 4 पचे 20, 60.5। ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। 242 को हम लोग जो है क्या है 1 से भाग करेंगे, 242 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 242। 242 जो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो 2 ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 3 से भाग करेंगे हम 242 में, तो 3 से भाग करने के बाद हमारे पास क्या होगा, 3 और 24 और नहीं जाएगा भाग तो 80.66, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 2 हमारा हो ही जाएगा। ऐसे आप जो इतना चेक करने का जरूरत नहीं था, हम लोग जो है अगर थोड़ा सा नजर दौड़ाते ऑप्शन पे तो आसानी से हम लोग लास्ट में जो है डी पहले ही ले देते। क्या होता है, तो 242 भाग 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121। 121 क्या होता है, 11 का वर्ग होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है ना। पाइथागोरस त्रिक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, है ना। हम लोग हिंदी में ही लिख लेते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होता है। तो अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को जो भी जो है फॉलो करेगा वो जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिक कहलाएगा। तो होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस यानी ये दोनों छोटी भुजा को जोड़ करके बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो छोटी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी क्या है 224, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे और ये दोनों का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब हमारे पास ये मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 15 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 5 आएगा, और ये 3 तिया 9 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 और 5 जुटेगा तो क्या आएगा हमारे पास 14 आएगा। यूनिट डिजिट 14, 14 का मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आएगा, और 4 का जब ये स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको क्या देगा 6 देगा, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। बात समझ रहे होंगे। हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 या 225, 223 का स्क्वायर भी कुछ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लास्ट में 9 आएगा। 3 तिया 9 करेंगे और ये 25 25 5 आएगा, और ये दोनों को जोड़ करके हम जो है क्या देंगे, तो लास्ट में हमारे पास 4 आएगा। तो ये 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे आना चाहिए था 4, लेकिन आ रहा है 6, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए देखिए, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट 1 आएगा, है ना। और 1 और 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये दोनों होने का यानी बी ऑप्शन हो सकता है। अब चूंकि आप जो है ये लास्ट डिजिट क्या है दोनों को जोड़ करके 1 निकला, और इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 निकला, तो इसका मतलब है कि आप जो है बी को चेक करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग आना चाहिए। स्क्वायरिंग जब तक नहीं आएगा तब तक जो है आप चीजें नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 20 20 400, 99, 99 में से क्या है एक कम है, तो एक कम है तो एक कम का स्क्वायर यानी कि 0 1 लिखेंगे और एक कम करके यहाँ पे बैठा देंगे।
तो 98 हो गया, तो इसका 98 जीरो एक स्क्वायर निकलेगा, तो एक के एक को जीरो जीरो 8 4 12 के 2 बाकी 9 1 10 201, यानी जोड़ करके यानी स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा 10 201, और 101 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये कितना है, एक अधिक है ना, तो एक जोड़ करके और लिखेंगे इसमें, है ना। पहले जो है 01 का स्क्वायर एक हो जाएगा, है ना, 01, यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे, है ना, तो 01 यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो 01 लिखेंगे, और 101 में एक जोड़ करके लिख देंगे, यानी 102, अर्थात 102 जो 01 और 102 01, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिक को जो है फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे खेला कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायरिंग करना आना चाहिए था, बस इतना ही। इतना लोग सब जानते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग का यह मेला था, ठीक है। तो स्क्वायरिंग आपको निकालने आना चाहिए या फिर याद होना चाहिए। तो 99 101 ये सब तो याद नहीं होता है जनरली, है ना, 25 30 तक होता है, तो ये निकालने के लिए आना चाहिए, बस इतना ही आपको टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y माइनस 3z का स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है। अब जो है इसी पे जो है हम लोग इसको देख लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a का मान क्या हो गया x स्क्वायर, और 2 दूनी 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर है 3 तिया 9z स्क्वायर, 3 तिया 9z स्क्वायर, जो कि माइनस है तो माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आइए, अब देखिए थोड़ा सा जो है 4xy प्लस में है, 12y सब प्लस में माइनस में है, लेकिन यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे क्या है, एक प्लस में 6z है और यहाँ पे ये माइनस में। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्राई क्या करेंगे, 12yz ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो 2bc, है ना, तो 2bc, तो 2bc का मतलब हो गया कि b का मान ये है हमारा और c का मान ये, तो यह क्या है, प्लस गुने माइनस जब होगा तो प्लस गुने माइनस होगा तो ये माइनस आएगा, अर्थात हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2ac, तो a और c, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें आपको एडवांस रूप में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है ए बी सी सब का मान रख रख के आप जो है गुना भाग करते रहिएगा, टाइम लैप्स होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हो तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ये भी कॉन्सेप्ट बेस है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो या इसका फॉर्मूला पता हो तभी आप बना पाएंगे। तो क्या होता है हमारा, जब 2 मूल दिया हो रहे हो तो द्विघात समीकरण हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योग, है ना, मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए यहाँ, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा ही, अब माइनस एक्स मूलों का योग, तो ये 5 और 2 7, यानी कि माइनस में 7x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और प्लस 2 5 10 बराबर 0, अर्थात ऑप्शन कहे तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट बेस है, आपको पीछे का चीजें पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, एक भिन्न क्या है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 8/17 के बराबर होती है, तो दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भी है चीजें, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा एडवांस सोचिएगा तो चीजें तुरंत बन जाएगा। क्या होगा, तो एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो 8/17 होता है। तो इसका मतलब है कि 6 जोड़ने के बाद 8/17 होता है, ये 8/17 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 अगर माइनस कर दें तो हमारा भिन्न क्या मिलेगा, 8 में से 6 गया 2 और 17 में से 6 गया क्या बचेगा, 11 6 17 11। अब जो है देखिए, पहला ये दूसरा एक्सप्रेशन का जो भी कंडीशन था, दूसरा कंडीशन को हम ये अप्लाई कर दिए, तो हमको पहला कंडीशन मिल जाना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, अंश और हर का योग 13 हो जाना चाहिए। तो देखिए 13 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है, 11 2 तो 13 हो रहा है, तो इसलिए हमारा भिन्न क्या हो गया, जो है 2/11। और अब कहता है भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर, यानी निरपेक्ष अंतर मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव अंतर क्या होगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 9। इस तरह से ऑप्शन आपका ए है ना, समझ गए होंगे। आगे, निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर होता है, समान साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 6000 रुपये हो जाएगी। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।
देखिए यहाँ पे क्या है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6 हो जाएगा। तो मूलधन का क्या है 1/6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी वटे में रहे 1/6 या जो भी रहे, तो मूलधन का कहता है, तो जो जिसका कहेगा वही ये हमारा है, ये क्या है हमारा मूलधन है, और ये क्या है हमारा ब्याज है। यानी कि 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6, ये हमारा क्या हो गया ब्याज, ये हमारा ब्याज हो गया 1, मूलधन हमारा 6। तो ठीक है, तो अब कहता है भाग के बराबर है समान साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में मिश्र धन 6,000 रुपये हो जाएगी। तो निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में हमारा ब्याज क्या है, क्या हो जाएगा मूलधन का 1/6, ऐसे भी करेंगे 6 का 1/6 तो इतना होगा। तो समय हमारे पास क्या निकल के आया, 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दर निकाल लेते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, तो ये 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 50 100, और 2 तिया 6, 2 25 100, यानी 25/9% हमारा क्या निकल के आया, रेट निकल के आया। अब कहता है कि समान साधारण ब्याज दर पर, मेरी इसी ब्याज दर पर जो है 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 3 वर्ष में, तो अब जो है लोग यहाँ पे क्या करते हैं, SI परसेंट निकाल लेते हैं। तो 25/9% गुना 3 वर्ष का SI परसेंट क्या होगा, 3 तिया 9, यानी 25/3%। ठीक है, 25/3% हमारा क्या साधारण ब्याज है, और हम हमारे पास दिया हुआ क्या है मिश्र धन A का मान दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल देंगे। तो ये 100, यानी कि ये 25/3%, और मूलधन क्या होता है हमारा CP जो होता है हमेशा 100% होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 100% इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा मिश्र धन बन जाएगा, यानी 325/3% बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6,000। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे तो 0.2 स्थानों तक किस धनराशि पर, यानी कि हमारा 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 100% का मान निकाल देंगे। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 6,000 अगुने क्या हो जाएगा 100 अब बटे 325 अगुने ये 3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 25 से हम लोग काट देते हैं एक बार में, 25 से का 25, और 25 7 32, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12 छक 72 पर 3 जीरो है ना, अब बटे क्या हो जाएगा 13, तो 13 पचे 65, 65 5 70, यानी 7 70, 13 पचे 65, 5 70 5 50, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी 55/3 आपके पास ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप सॉर्ट आउट करेंगे, जब तक जो है आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें आपको परेशान करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारी छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए ये भी आप देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है 25% नगद और छूट, उसके बाद फिर 10% का व्यापारी छूट, यानी 2 छूट दिया। तो यह किसी वस्तु का सूची मूल्य मीन्स हो गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा 800 रुपया था, है ना, और 800 का जो है 25% छूट दिया, तो हमारे पास बेचेगा कितना में 75/100 में। ठीक है, फिर 10% का छूट दिया इस पे, तो 90/100। ठीक है, यही है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप काट खोट कर दीजिए, 0 से 0, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, अब जो है गुना कर दिए, 9 तिया 27 दूनी 54, 54 का मतलब 1 जीरो और 540 रुपये, ऑप्शन कहे तो ए। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 पाइप के एल और एम पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है। एल उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है 1 घंटा में। पाइप एम उसी टंकी को भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी के खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये सब आप बनाना जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे सभी फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब कहीं कहीं इसमें कैलकुलेशन इनपुट किया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है के एल एम, ये हमारा खाली करने वाला है, और ये दोनों क्या है भरने वाला है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 45 मिनट में, ठीक है, और ये हमारा 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और ये क्या है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट। 60 40 100 105। अब जो है एलसीएम निकालना है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या है 15 सती 75 से देख लेते हैं, 105 का पकड़ते हैं, 105 को हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, तो क्या होगा 3 पचे 15 सती 75 से। अब जो देखिए इसमें 60 है क्या, नहीं है, तो 60 बनाने के लिए क्या करें, 3 चौके 12, यानी कि 4 से गुना, 12 पचे 60 हो गया, 45, तो 1 3 और हमको गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9 पचे 45, ये हो गया। यानी 12 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 पचे 60 के 0, बाकी में 6 6 6 12 का 12, यानी कि इसका जो है एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 1260। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कैलकुलेशन है। आइए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या होता है। चलिए
अब जो है 45 से भाग देंगे तो 3×5 = 15, या 45 यानी कि इसका एफिशिएंसी 28 निकल जाएगा। ठीक है, आई 60 तो 15×4 = 60 यानी इसका जो एफिशिएंसी 21 निकल जाएगा। और ये क्या है 105, 15×15 = 75 यानी इसका एफिशिएंसी 12 निकल जाएगा। अब जो है क्या करना है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी तीनों खोला जा रहा है तो तीनों खोल देंगे तो ये दोनों भरेगा। तो 28 × 1 = 29 है ना, 29 20 39 49 सॉरी 29 20 49 हो गया, 49 भरेगा, 12 खाली करेगा तो इस टंकी क्या क्या भरेगा, तो 9 में से 2 गया 7 और कितना बच गया 4 में से गया 3 यानी 37 भाग भरेगा। तीनों अगर खुलेगा तो 37 भाग भरेगा। भरना कितना है 1260, तो 1260/37 कीजिए है ना। अब इसको जो है भाग दीजिए तो क्या 3 × 4 = 12 4 मरते तो लगेगा नहीं, तो 3 मरते ही लगेगा। तो 3 मरते लगने का मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो यही हमारा 34.2/37 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 है तो प्रासंगिक अनुभाविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के उस समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। यानी सीधा सीधी समझिए कि जो है माध्यिका आपको निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला जब तक नहीं पता होगा तब तक नहीं निकाल पाएंगे, हम पहले से बता रहे हैं। तो ये क्या होता है मीन मीडियन मोड, यानी कि बहुलक बराबर आप लोग जानते होंगे है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो मोड बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यिका अगुने माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, तो अब जो है बहुलक जो है क्या निकालना है हमको, माध्यिका निकाला, यानी ये निकालना है और ये दिया हुआ बहुलक हमारा क्या है बहुलक और क्या है माध्य और बहुलक। तो माध्य और बहुलक क्रमशः, तो बहुलक ये हमारा 8 है ना, 3 गुने ये निकालना है हमको माध्यिका x और -2 गुने 5 हो जाएगा। तो 10 ये माइनस में इधर आकर के 18 हो जाएगा बराबर 3x। तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 6, यानी कि 6 कहे तो ऑप्शन ए। बस ये सब कुछ नहीं है, ये सब देखिए अधिकतर जो है क्वेश्चन एडवांस में जो है फॉर्मूला बेस होता है। फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप चीजें कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये भी जो है आपको फंसा सकता है। तो क्या है, तो हम लोग 3 2 5 3 दूने 6 देख लेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे चूंकि गुणनफल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर जो है उसका 3x वर्ष है और 2x वर्ष है तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा बराबर 486। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 ना 6x² बराबर 486। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा x² बराबर 6 × 48 6 यानी 81, x का मान हमारे पास 9 निकल जाएगा। अब पूछ क्या रहा है उनकी आयु का योगफल, योगफल मतलब 3x + 2x यानी कि 3x + 2x अर्थात 5x का मान पूछा जा रहा है। तो 5x बराबर 5 × 9 अर्थात यानी 45 वर्ष, यानी दोनों का योगफल क्या था 45 वर्ष। तो चीजें क्या था, तो यहाँ पे x यदि दोनों गुणनफल है, गुणनफल जब भी कहे तो x² हो जाता है, यानी कि उसका जो है हम लोग फिर जो है वर्गमूल निकालना पड़ेगा संख्या का गुना करके। ठीक है, तो चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए x² + -8x -8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। ये रिमाइंडर फॉर्म पे आधारित है, जो पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय जो होता है भाग हम लोग देते हैं 8 9 में होगा है ना। तो इसको जो है हम लोग उसी से निकालेंगे, x + 2 से विभाजित करें, x + 2 बराबर अगर 0 कर दें तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से -2 निकल जाएगा। और इसी -2 का मान यहाँ पे रखेंगे, x² -8x -8 बराबर क्या होता है शेषफल 24 है, यहाँ शेष 24 प्राप्त होता है। तो -2 का मान रखेंगे तो -2 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a माइनस, यहाँ माइनस फिर प्लस कर देगा 8 दूना 16 और ये -8 रह ही गया और ये हमारा 24, यानी 16 में से 8 घटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का यहाँ पे 8 और ये प्लस के 8 उधर जा करके घट जाएगा, 24 में से 8 घट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 16 है ना। और तो a का मान निकालेंगे तो 16/4 अर्थात 4 × 16 यानी कि 4, ऑप्शन कहे तो सी। बस यहाँ चीजें सभी बेसिक पे आधारित है, बेसिक आपको पता होगा तो चीजें आसानी से बनेगा। आइए ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए का आय क्या ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर इतना है तो ए की आय क्या है, इसको कुछ नहीं करना है, बस जो रेशियो है रेशियो में व्यय में सब बदल दीजिए है ना। तो क्या कहता है ए और बी की आय, तो आय मान लिए जाए ए का 3x और y का b का a का 3x और b का 5x। अब कहता है a का व्यय उसकी आय का, तो व्यय क्या हो गया आय का 7/12 3x
3x गुना 7/12 है ना, और ये क्या है, 5 बी का बे उसकी आय का 8/15, 5x का 8/15, ठीक है। तो ये है, और कहता है उसके बे के बीच धनात्मक अंतर यानी कि पॉजिटिव अंतर, तो ये क्या होगा, 3 चौक 12 कर देते हैं, 5 या 15 कर देते हैं। अब देखिए 7/4 है और 8/3 है, तो अब इसमें आपको बड़ा पहचाना है, तो 3 दूना 6, ये 2 से अधिक हो रहा है, ये 1 से कुछ अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 8x/3 और माइनस 7x/4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14,300, ठीक है। अब जो है यहाँ पे चरठी 32x और सतिया 21, 32 में से 21 घटा देंगे, 21 9 30 और 2 32 यानी 11x/12 बराबर 14,300। तो 11 से हम लोग काट देते हैं, 11 का 11, 11 तिया 33, 1300 और 13 को 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 तिया 36 के 6, 12 का 12 और 3 15, यानी कि x का मान ये निकल गया। तो पूछा किया जा रहा है तो a की आय का मतलब 3x, तो 3 से यहाँ गुना फिर कर दीजिए, तो 0 का 0, 6 तिया 18, 15 तिया 45 और 1 46, यानी 46,000 जो है 800, ठीक है। 46,800 कहें तो हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है, देखिए जो है आंकड़ा से संबंधित है ना, इसको भी बना देते हैं, इस सब में कुछ नहीं होता है, ये आसान क्वेश्चन होता है आप लोग में जो पूछा जाता है। तो आइए, कहता है निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ 2018, 19, 20 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या दर्शाता है। 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित दिखाई। तो 18 में क्या है, 18 में जो कह रहा है कि 18 में जो आपको निकालना है, 18 में जो है दोनों देशों के लिए यानी कि दोनों देश क्या हो गया, पुर्तगाल और स्पेन, यानी पुर्तगाल और स्पेन को देखना है। तो 18 में यहाँ पे आइए, पुर्तगाल और स्पेन क्या है 120 और 180, यानी 80 20 100, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 300 हो गया ये, ठीक है 300 हो गया। अब कहता है 2020 में पुर्तगाल के निर्गत वीजा की संख्या, तो 2020 में आएंगे, 2020 में जो है क्या देखना है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल मीन्स ये वाला, तो पुर्तगाल मीन्स ये, तो अनुपात 60 है ना, 0 से 0 6 5 30, यानी कि 5:1, 5:1 कहें तो ऑप्शन ए। बस इतना ही देखना था आपको। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। x का सबसे छोटा मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x में से 5 घटाने पर तो परिणामी संख्या इतना से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब है कि 18, 16, 24, 32 का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एलसीएम। तो 32 पहली संख्या पकड़ेंगे, तो 32 को 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये हो गया। अब 24 बनाना है, तो 2 दूनी 4 तिया, 4 दूना 8 तिया 24, 3 आना चाहिए। 16 तो इसमें बन रहा है, और 18 तो ये 1 3 और आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 1 3 तिया 9 दूना 18 हो गया। अब ये हमारा जो है एलसीएम निकल गया। अब इसको गुना कर देंगे, तो 32 गुना 9 करेंगे, तो 9 दूना 18 का 8, 9 तिया 27 और 1 28, 288। अब कहता है कि x में से 5 घटाने पर, तो x का मान जो है ये निकला नहीं निकला, चूंकि 5 घटाना है, ये 288 ऐसी संख्या निकला जो कि 18, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो कहता है घटाने के बाद, तो घटाने के बाद तो इसका मतलब 5 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 293, वह संख्या क्या निकलेगा 293। 293 में 5 घटाएंगे तो हमारा जो है 18, 16, 24, 32 से निकल जाएगा। ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं, 5 घटा घटा करके सब में जो है आपको भाग देना होता, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि एक बार एलसीएम हम लोग निकाल दिए। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, फिर वही डाटा से संबंधित क्वेश्चन है। आइए हम लोग देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न बार ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न। बार ग्राफ 2001 और 2003 में 2 पाठ्यक्रमों में बीए और एमए के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या दर्शा। 2001 और 2003 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। तो 2001 और 2003 में बीए की महिलाओं, 2001 में देखेंगे बीए, 2001 और 2003 में बीए का सिर्फ देखेंगे तो बीए क्या है, काला वाला, ये देखिए ये काला वाला पोर्शन बीए है। तो यहाँ पे क्रमशः क्या है, प्राप्त आवेदनों की संख्या 73 और 101 थी। 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितना थी, ठीक है। तो 2001 में जो है महिला का कितना है 125, तो 125 में महिला टोटल 125 है, और महिला कितना है 73, 73 माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 गया 2, और कितना बच गया 12 में से 7 गया 5, 52 जो है पुरुष आया होगा इसमें, 73 महिला आया होगा। तो 2001 में 52 पुरुष आया होगा बीए में, और 2003 में क्या है पुरुषों से, तो 2003 में महिला 101, तो 175 में से 101 हटा दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5 में से गया 4, 74, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये महिला होगा, तो ये महिला निकल गया, तो बाकी जो बचा ये क्या बचा, पुरुष बचा,
ठीक है, बाकी पुरुष बचा होगा तो जोड़ दीजिए, 4 2 6 के छैयो और 7 5 12 यानी 126, अर्थात 126 कहे तो ऑप्शन आपका बी। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये सरल कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो आपको करनी, जो घात या करनी जिस जो भी कहते हैं उसको, जो है आपको पावर और सर्ड्स पढ़े होंगे, है ना, घात एवं करनी उसी में लगाना है। तो -2 है, तो -2 का पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, तो इवन है तो ये हमेशा जो है क्या है, प्लस में आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 16 प्लस में आ गया, और भाग भाग का मतलब बटे, और ये भी जो -2 का पावर क्या है, इवन है, तो इवन ये भी आ जाएगा। तो ये 16 दूना 32 दूना ये 64 हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी कि इसका मान 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहें तो प्लस में ए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वाई क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू के गुणनखंड का ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर को, यहाँ दो पद में वाई स्क्वायर को कॉमन कर लें और इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें। तो वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, और इसमें माइनस कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा वाई, और प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा एक्स, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब जो है ऐसा पद है y माइनस एक्स तो है, लेकिन y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि क्या करना है। तो करना क्या है, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है, और गुने y माइनस एक्स। ठीक है, ये हम तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब इसके स्क्वायर में लिखा हुआ है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए है ना, कहाँ पे है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे है, और y प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों को सार दिए तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, उस पंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है। तो 2 है, 5 भुजा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। तो पंचभुज है, सभी 2a का है, बस इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, सभी 5 भुजा है तो 2 2 a का है, तो 2 5 10 है, अर्थात 10 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन। 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की दुगनी होगी। क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आइए, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3, तत्कालीन में 8 वर्ष पूर्व जो मोहन का आयु रहा होगा वही अनुपात में रघु का रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 8 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या है, हम लोग वर्तमान पे खड़ा है, हमेशा वर्तमान में खड़ा रहिए। 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कहता है रघु की आयु मोहन की आयु की तत्कालीन आयु की तिगुनी। रघु का आयु यानी रघु और मोहन की आयु की तिगुनी, है ना, रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की तिगुनी, तो 1 और 3 का रेशियो रहा होगा। ठीक है, अब आइए 8 वर्ष बाद क्या कहता है, रघु की आयु मोहन की आयु की दुगनी। 8 वर्ष बाद, यहां से फिर बाद में आइए 8 वर्ष, तो क्या होगा, मोहन की आयु की दुगनी, यानी कि 2:1, यानी मोहन 1 होगा तो ये 2 वर्ष का होगा। अब पूछता है कि क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ यानी कि यहाँ पे आने के बाद जो है क्या होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से यहाँ पे चले आइए या यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन एक चीज जो है एज के प्रश्न में हमेशा याद रखिए कि जो है रघु और मोहन जो भी डिफरेंट रहेगा, अंतर रहेगा, दोनों का समान रहेगा, है ना। आदमी क्या होता है, जब भी जो है छोटा बड़ा होता है तो समय के साथ वो हमेशा वही छोटा बड़ा होता है, यानी कि जन्म के समय जो छोटा बड़ा रहेगा वही समय के साथ हमेशा छोटा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग जो है, तो 3:1 है, तो यानी कि इसका अंतर कितना है, 2 का, है ना, और 2:1 है तो इसका अंतर कितना है, 1 का। तो यहाँ पे अंतर दोनों समान नहीं है, इसलिए अंतर को सबसे पहले समान करेंगे। इसको क्या है, 1 से गुना और इसको 2 से, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा कितना से, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4:2। अब आइए, अब क्या हो गया, अब जो है यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ पे जाना है ना, या यहाँ पे यहाँ से, लेकिन वर्तमान में नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। आइए हम लोग यहाँ से समझ लिए कि यहीं से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे आने में क्या लगेगा, तो 8 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में आएंगे तो 8 वर्ष बढ़ेगा, फिर वर्तमान से यहाँ आएंगे तो कितना बढ़ेगा, 8 वर्ष फिर बढ़ेगा, है ना। यहाँ से देखिए ये 8 वर्ष पूर्व का है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो वर्तमान में 8 वर्ष, और फिर नीचे आएंगे यहाँ पे तो 8 वर्ष फिर, तो यानी 16 वर्ष, यानी कि कितना बढ़ा, 16,
जो है वर्ष में कितना बढ़ा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास 16 वर्ष बढ़ा। यानी ऐसे भी समझते हैं ये क्या है, वर्तमान से पूर्व में जाते तो माइनस होता है, वर्तमान से बाद में आते तो प्लस होता है। जब प्लस माइनस रहता है तो योग होता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है तो योग होता है, आप जानते होंगे। नहीं तो ऐसे समझे कि वहां से वर्तमान में आएंगे तो 8 और फिर वर्तमान से फिर 8 नीचे जाएंगे तो 16। अब आइए यहाँ, अब जो है 3 से यहाँ पे कितना आया 4, यानी कि रेशियो में हमारा 1 का वृद्धि। और यहाँ पे भी देखिए 1 से 2 हुआ, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ से 1 से 2 हुआ तो यहाँ भी कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि, और यहाँ भी 1 का वृद्धि, अर्थात रेशियो में 1 का मान हमारे पास कितना हो गया 16। ठीक है, तो अब जहां भी निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए या ये निकाल दीजिए, तो 1 का मान 16 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा 16 48 और 1 का मान 16। अब जो है वर्तमान में यहाँ से ना 48 वर्ष से वर्तमान में आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आयु आने के बाद हमारा क्या होगा, आयु बढ़ेगा, यानी कि इसका वर्तमान 56 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 24। अब जो है यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है तो 8 सते 56 8 या 24, यानी 7 रेशियो 3 का, यानी वर्तमान का दोनों का रेशियो क्या बना 7 रेशियो 3 का। तो किसका, राम और रघु और मोहन का, लेकिन पूछा जा रहा है मोहन और रघु का, ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, आपको ये बचा लिया। 7:3 रहता तो मार के निकल जाते, जैसा कि हम भी कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:7, चूंकि उल्टा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोहन अनुपात रघु, तो मोहन क्या है 3 और रघु क्या है 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक टंकी में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। पहला पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के पूर्ण रूपेण खाली होने पर तीनों पाइप साथ खोल दिया जाए, टंकी में कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, फिर यही वही एक हिसाब इस तरह का था, उसी तरह का ये भी है, लेकिन बटे में है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी 3 पाइप है, तो 2 भरने वाला, ये 8 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप बी 10 घंटे में, और तीसरा पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये खाली करने वाला है। ठीक है, आइए 20 8 10 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए पकड़ के, 20 चौके 80 और 10 8 80 8 8 80 80 ही हम ले लेते हैं। 80 भराना है तो 8 10 80, इसका 10 हो जाएगा, 10 8 80 20 चौक 80। अब जो है 10 8 18 में से तीनों खोलेंगे तो 18 में से 4 खाली हो जाएगा, तो भरेगा कितना, जो है 14 4 18 14, तो 14 भर रहा है, तो भरना कितना है 80/14, तो समय लगेगा 80/14, तो काट दीजिए कितना से 2 सती 14 2 40 80, यानी 7 पचे 35 5 40, 5.5/7, ऐसा तो है नहीं पूर्णांक में, तो आपका डायरेक्ट ही है 40/7, तो 40/7 लिखिए घंटा। ठीक है, तो 40/7 कहें तो ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे। 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो ये तो कुछ नहीं है, 63 वस्तु का क्रय मूल्य 63 सीपी बराबर 54 एसपी लिखेंगे, है ना, और सीपी एसपी का जो है रेशियो ले लेंगे, सीपी बटे एसपी, तो बराबर क्या हो जाएगा 54/63। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा अधिक, तो 63 में से 54 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो है 13 में से 4 गया 9, है ना, 9 बच गया। 9 का जो है लाभ कितने पे 54 पे, तो 100 पे क्या 54 सॉरी 54 पे, तो गुना 100 पे, 9 6 54, यानी 16.2/3% का लाभ हो गया। 16.2/3% लाभ कहें तो ऑप्शन आपका डी। आइए अगले प्रश्न पे, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, और अगले सेशन में हम लोग जो है आपको ग्रुप डी का फुल जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे, 100 क्वेश्चन, और उसका डिस्कशन कराएंगे। अब मॉक टेस्ट भी होगा हमारे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।